morning students. Today in this class we will discuss the next part of this chapter for 8th class in English literature, glimpses of the past. As you know that we have discussed about the history of, means you can say that Indian history. So let's start. Take out your book and we are going to read at the page number 39 and fourth point. Ram Mohan Rai means Raja Ram Mohan Rai. You know that जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1875 में। और इनका मेन रोल क्या था भी हम भारत के अंदर जो सती सिस्टम था, सती प्रथा, उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के 1829 के अंदर फिनिश किया था। तो देखो, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ब्रिटिश रूल के बारे में। राम मोहन राय अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, जो राम मोहन राय थे उनका कार्यकाल रहा था 1772 टू 1833। और राम मोहन राय राजा की उपाधि को दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। बाद में देखो तो इनका रियल नेम क्या था, राम मोहन राय। राम मोहन राय बंगाल से एक पढ़े लिखे शिक्षित या विद्वान कह सकते हैं, लर्नड मैन थे, लर्नड मैन पढ़े लिखे शिक्षित। अंडरस्टूड वो समझ चुके थे, बट वाज रॉन्ग विद द कंट्री विदेश के साथ क्या गलत होने वाला है वो समझ चुके थे। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, डिस्पाइज का मतलब होता है अपने आप का विनाश, मतलब मौत कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कह सकते हो। भी चलो भी हमें अपने आप का नाश नहीं करना है। आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, क्यों? क्योंकि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, और हम बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के लायक भी हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, तो सबसे पहले हमें अपने समाज को सुधारना होगा, हमें अपने समाज को सुधारना चाहिए। रिफॉर्म होता है सुधारना। सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining us, सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास, भी अंधविश्वास हमें बर्बाद कर चुके हैं। ruin होता है बर्बाद करना, भी सुपरस्टिशंस हमें बर्बाद कर रही है। अंधविश्वास भारत में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जिसने समाज को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को ध्वंस कर दिया है। He told his wife Uma, तो ये बात उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कही। Cows are of different colors, भी जो गाय होती है वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके मिल्क का कलर सेम होता है। जो काउस होती हैं वो डिफरेंट कलर की होती हैं, लेकिन उनके मिल्क जो होता है, उनका जो मिल्क वो सेम कलर का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। भी डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट ओपिनियंस हो सकता है, अलग अलग या भिन्न भिन्न अध्यापकों के भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, होते हैं, बट लेकिन जो धर्म का सार जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, एसेंस होता है सार। He was attracted by science and modern knowledge, तो राजा राम मोहन राय के जो पढ़े लिखे थे, तो साइंस और जो आधुनिक ज्ञान था उसके प्रति वो ज्यादा आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनका ये मानना था, उनका ये विचार था कि ज्ञान है जो वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से और वैज्ञानिक तरीके से, लॉजिक से सोचना चाहिए। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful, तो वह समुद्र पार करके इंग्लैंड गए ये देखने के लिए कि अंग्रेजों को किस शक्ति ने पावरफुल बनाया। There he told them, और वहां पर उन्होंने उनसे कहा, We accept you as ruler, भी हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। And you must accept us as subjects, और आप हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना है। भी आपको हमें प्रजा के रूप में, सब्जेक्ट्स कहता है प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एंड बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पांसिबिलिटी आवर रूलर ओव्स टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जो शासक की प्रजा के प्रति रिस्पांसिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। एंड he started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने
जो न्यूज़पेपर, जैसे उन्होंने पत्रिका स्टार्ट की थी संवाद कौमुदी, तो उन्होंने क्या किया, ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने सस्पिशियस की वजह से, मतलब जो संदेही या शक्की जो अंग्रेज थे, उन्होंने 1823 में इसको बंद कर दिया था। आ गया था ऑपरेशन नंबर 5 1765 टू 1835। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, लेकिन जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज जो थे, वो भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते रहे। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, तो उन्होंने 1818 में रेगुलेशन थर्ड, अधिनियम तृतीय पास किया अंडर इट, और इसके अधीन एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, मतलब एक इंडियन को क्या किया गया, कोर्ट में ट्रायल किए बिना, कोर्ट में उसकी सुनवाई हुए बिना उसको जेल में डाल दिया जा सकता था। मतलब भारतीयों के लिए ये क्या था, मतलब नो अपील नो बिलीव और नो मतलब ये कह सकते हैं नो वकील, नो वकील नो अपील नो दलील वाला ऐसा कानून आया, जिसकी वजह से भारतीयों की कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन उनको जेल में डाल दिया जा सकता था। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business। तो भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको बड़ी सैलरीज मिलती थी, उनको बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलती थी, एंड वो प्राइवेट बिजनेस भी करते थे। By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। तो 1829 में ब्रिटेन ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, जो ब्रिटिश गुड्स था, जो ब्रिटिश का सामान था, वो एक्सपोर्ट किया, वर्थ कितनी कीमत का, 7 करोड़ रुपीस का। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, और गवर्नर जनरल जो बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने रिपोर्ट किया वापस जाते वक्त, The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India। उन्होंने कहा कि the bones of cotton weavers भी कपास की बुनाई करने वाले या कताई बुनाई करने वालों की जो हड्डियां हैं, are bleaching the plains of India, वो क्या है, भारत का एक तरह से व्यंजन चूर्ण है, ब्लीचिंग है। And the British prospered on the company's loot while Indian industries began to die। और जो ब्रिटिशर्स थे, वो कंपनी की इस लूट से बहुत ही ज्यादा क्या हो गए थे, धनी हो गए थे, और भारतीय उद्योग बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आने लगे। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। क्या आप ये सोचते हैं कि 1857 की जो घटना हुई थी, उसमें भारतीय थे क्या थे, शॉर्ट साइटेड थे, अदूरदर्शी थे? यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जो राजकुमार थे या राजा थे, वो अदूरदर्शी थे इन देयर अप्रोच, अपनी पहुंच में टू द इवेंट्स ऑफ 1757। दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड, और वो समझने में असफल हो गए थे, द इविल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, भी अंग्रेजों के वो बुरे इरादे को समझने में फेल हो गए थे, असफल हो गए थे। टू कैप्चर द फुल इंडिया, भी वो पूरे भारत को कैप्चर करना चाहते थे, उसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे। वो क्या हो चुके थे, भारतीय राजा इस बात को समझने में असफल हो गए थे। बाय हेल्पिंग देम टू बीट स्मॉल बैटल्स, और वो उनको छोटे-छोटे युद्धों को जीतने में हेल्प करके पूरे भारत के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। ये बात इंडियन प्रिंसेस समझने में असफल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? भी भारतीय राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब दबाया? यू नो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में 16th सेंचुरी के अंदर भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, द ईस्ट इंडिया कंपनी वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, वहां से भारतीय राजनीति में पार्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो लगातार क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे एक दूसरे के साथ। दे कॉल्ड द इंग्लिश मर्चेंट्स टू
टू हेल्प देम इन देयर फाइट्स। और भारतीय राजाओं ने क्या किया, भारतीय राजाओं ने इंग्लिश जो मर्चेंट्स थे उनको अपनी उनकी फाइट में हेल्प करने के लिए बुलाया। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट। और इस लगातार संघर्ष के चलते भारतीय राजाओं में या भारतीय लोगों में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और जो ये राइवलरी थी, जो ये प्रतिद्वंदिता हुई, इसने क्या किया, भारतीय राजाओं को एक एक करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दबाने में ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प भी। इस राइवलरीज की वजह से क्या हुआ, एक एक करके भारतीय राजा दबते गए, इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। तो ये क्वेश्चन क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके रहेंगे होमवर्क के रूप में, राइट एंड डन, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ गुड डे।